गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत हमने व्याकरण के प्रकार देखे थे कि व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था वाक्य विचार। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट था वो था वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है तथा भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे मुन्नी ने कहा, जीवों पर दया करो। अब जीवों पर दया करो, ये तो एक पूरा वाक्य हो गया, और जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार से होंगे? जीवों पर दया करो, तो इनको अलग अलग, हर शब्द को अलग अलग लिखना पड़ेगा। और जब इन शब्दों को भी हम खोलकर लिखेंगे, इनके टुकड़े करेंगे, तो इस तरीके से इनके टुकड़े होंगे। जीवों, ज प्लस ई प्लस व प्लस ओ प्लस अंग, तो ये इसके टुकड़े हो गए। पर दया करो, पर को भी कैसे लिखेंगे? प प्लस अ प्लस र प्लस अ। ऐसे ही दया को द प्लस अ प्लस य प्लस आ। ऐसे ही करो, क प्लस अ प्लस र प्लस ओ। अब हम देखते हैं कि ज, ई, व, ओ, अंग, इनको जब हमने इनके टुकड़े किए तो अब इन जो वर्ण निकले हैं, हम जो ध्वनियाँ हैं इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है? ये ही वर्ण हैं। तो परिभाषा क्या है वर्ण की? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या और खंड ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णों के, जो ये वर्ण अभी हमने ऊपर देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण हैं जो अ से लेकर ज्ञ तक लिखे जाते हैं। और बच्चों, सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है तो सबसे पहले उसे ही वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। अब देखते हैं वर्णों के प्रकार कि वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा अयोगवाह और तीसरा है व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर को। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी की सहायता या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जैसे हमने बोला अ, तो इसमें ना हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ी, ना ही कोई रुकावट आई। हम जैसे कि बोला अ, तो वो सीधे उसकी मुंह से हवा बाहर चली जाती है। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन उच्चारण का मतलब बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, ई, उ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में कितना समय लग रहा है, किसको उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है और किसको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है। अब आता है अयोगवाह। हिंदी में अंग, अ और अह वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन।
इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नासिका से ही बाहर निकलती है तो लिखते समय वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हंस, हा के ऊपर यहाँ बिंदी लगी हुई है, क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। पंखा, बंदर, अंक आदि। फिर आता है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों स्थानों से निकलती है। अनुस्वार में तो क्या हो रहा था कि जो वायु थी वो केवल नासिका से, नाक से ही बाहर आ रही थी, किंतु अनुनासिक का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे सांड, सांप, कांच, चांद आदि। जब हम इनको बोल के देखेंगे तो हमें इनका उच्चारण पता चल जाएगा। फिर है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता। इसका उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे पुनः, शनः, अतः, प्रातः आदि। फिर आता है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलने और लिखने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ड और ढ को मिलाकर 35 हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 35। अब है व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ यानी हमारी जो जिह्वा होती है मुख के अंदर किसी स्थान को स्पर्श करती है, जैसा किसका नाम है? स्पर्श व्यंजन। तो जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो किसी स्थान को छुएगी, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, तो वर्ग देख लेते हैं कैसे वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सबसे पहले पढ़ते हैं क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ण। तो इनका स्थान जब हम इनको उच्चारण करेंगे तो करके देखो बच्चों, क तो हमारी जो जीभ है वो कहाँ लग रही है? हमारे कंठ, गले पे जाके स्पर्श करती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। फिर आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ, ण। तो यहाँ पे हमारी जिह्वा है वो हमारे तालु को छू रही है, तो यहाँ इनका उच्चारण स्थान हो गया तालु। फिर आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पे जो हमारी मूर्धा होती है उसको स्पर्श कर रही है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। फिर जाते हैं हम त वर्ग पर। त, थ, द, ध, न। तो हमारी जो जीभ है वो किसको स्पर्श कर रही है? हमारे दांतों को, तो इसका स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो जो जीभ है वो हमारे किसको? होठों को स्पर्श कर रही है, तो इसका स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को बहुत कम स्पर्श करती है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में 4 वर्ण ही आते हैं, य, र, ल और व। आप बच्चों उनका उच्चारण करके देखो तो आपको पता चलेगी कि जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो किसी भी स्थान को बहुत कम स्पर्श कर रही है। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु
मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई निकलती है। इसमें कह रहा है कि ऐसे व्यंजन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो मुख के कई जगहों से रगड़ खाती हुई निकलती है। उससे क्या होता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, गर्मी निकलती है। ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये है श, स, स और ह ऊष्म व्यंजन हैं। 4 ऊष्म व्यंजन हैं, श, श, स और ह। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ ये दोनों ट वर्ग के टा और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर बनते हैं। इस कारण इनके स्वरूप तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। जैसे इन्हें भी पढ़िए। अब यहाँ लिखा है ड, तो ड से बनेगा डाल, लेकिन आगे जो दूसरा डा है उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो उसको पकड़ बोल, जब हम इसको बोलेंगे तो उसको उच्चारण का जो प्रकार होगा वो थोड़ा अलग होगा। ने डर, सड़क, डर पोक, रगड़, ढाल बूढ़ा, ढीला पढ़ाई, ढोलक चढ़ाई। तो हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम है, संयुक्त होना, एक दूसरे से जुड़ना। छ, त्र, ज्ञ और श्रय संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 2 व्यंजनों के संयोग से बना हुआ है। जैसे श से क्षत्रिय जिसको हम पढ़ते हैं, श, ये किससे, ये इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क और श, कक्षा, रक्षा और शिक्षा। फिर है त्रय, त प्लस र, इसमें भी 2 व्यंजन हैं, ता और रा। तो इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे मित्र, चित्र और पत्र। आगे है ज्ञ, ज्ञ बनता है ज और अ से, तो जैसे ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ। फिर है श्रय, श प्लस र, तो इससे मिलके बनेगा श्रय। तो इसको पढ़ेंगे हम श्री, परिश्रम और श्रम। फिर आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। एक बार इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है, जब एक ही शब्द में 2 व्यंजन आते हैं, उनकी ध्वनि एक जैसी ही होती है, तो उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, उसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क प्लस का, यहाँ पे जो क है, पहला जो क है वो कैसा है, आधा है, और जो बाद वाला है वो पूरा है। तो जैसे कक, तो हम इसको जब लिखेंगे, इनका उपयोग करेंगे तो होगा छक्का, धक्का। दूसरा है आधा ग प्लस ग, गग, तो बग्गी, लग्गी, ज और ज, जज, तो सज्जा और छज्जा। ऐसे ही च, आधा च प्लस च, चच, तो हम जब इसको वर्ड के में उपयोग में लाएंगे तो सच्चा बच्चा। फिर स, आधा स और स, सस, लस्सी, रस्सी। ऐसे द, आधा दा है यहाँ पे और फिर पूरा दा है, दद, तो जब हम उसको प्रयोग में लाएंगे तो गद्दा और भद्दा। तो बच्चों हमने देखा आज कि वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद पढ़े। अब हमने इनमें क्या पढ़ा इस अध्याय में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, अयोगवाह तथा व्यंजन, जिनको मैंने पाठ पढ़ते समय पूरा विस्तृत रूप में बता दिया है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और डा और ढा को मिला के 35 हो जाते हैं। स्पर्श का क्या अर्थ होता है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।